तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल कुमार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के भौतिकी विषय के पार्ट 1 जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के वन शॉट ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे लोग, जो कि हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं लोग। अब हम लोग पार्ट 2 देखेंगे लोग, और जो भी लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हुए हैं वो पार्ट 2 देखने के बाद या पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में 1 से 50 तक के ऑब्जेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पार्ट 2 में 51 से ऑब्जेक्टिव शुरू करेंगे लोग। तो 51 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, पूछा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुल कितने नियम है? तो 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीयक नियम को हम लोग किस नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश के अपवर्तन का जो द्वितीयक नियम है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो स्नेल का नियम से भी हम लोग जानते हैं उसे। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। इसमें पूछा जा रहा है कि लेंस का सूत्र क्या होता है। तो हम लोग का जो लेंस होता है उसका सूत्र क्या होता है? तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है। तो जो हम लोग का लेंस की क्षमता होती है उसका SI मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। तो किस लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो हम लोग उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 57 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता, जिसे हम लोग P से सूचित करते हैं, और उसकी फोकस दूरी, जिसे हम लोग छोटा f से सूचित करते हैं, में क्या संबंध है। यानी लेंस की क्षमता और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो P बराबर 1/f। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 58 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो जो हम लोग का उत्तल लेंस होता है उसकी जो क्षमता होती है वो धनात्मक होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कांच का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है। तो जो हम लोग का कांच है उसका अपवर्तनांक लगभग कितना होता है? तो 1.5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हम लोग का जो पानी है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो जो हम लोग का हीरा है उसका अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? वायु का, या बर्फ का, या कांच का, या हीरे का। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरे का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 64 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लेंस का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है। तो लेंस का जो केंद्रीय बिंदु है वो क्या कहलाता है? तो प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह है। तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुकती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि पानी में डूबी हुई छड़ी तिरछी या मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है। तो हम लोग जब पानी में छड़ी को यानी डंडा को डालते हैं तो हम लोग को लगता है कि वो छड़ी जो है वो हल्की मुड़ी हुई है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
68 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो हम लोग जब आसमान में देखते हैं तो तारे टिमटिमाते नजर आते हैं, तो इसका प्रमुख कारण क्या है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो यानी वस्तु को हम लोग, यानी उत्तल लेंस के सामने वस्तु को हम लोग कहाँ रखेंगे ताकि वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बने। तो हम लोग कहाँ रखेंगे लोग, 2f, यानी 2 गुने फोकस के बीच रखेंगे लोग। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा जा रहा है कि यदि लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता निकालना है। तो लेंस की जो हम लोग की फोकस दूरी है दिया हुआ है तो वो 50 सेंटीमीटर और उसकी क्षमता निकालना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंस की क्षमता सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो इसको हम लोग पहले मीटर में चेंज करेंगे। तो 50 को हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भागा देंगे, 100 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। फिर 1/2 को हम लोग भागा देंगे 1/2 से, तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 को हम लोग क्या करेंगे, तो एक फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। तो हम लोग क्या करेंगे 1/f की जगह पर क्या है 0.5। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो ये 5 पॉइंट है तो ये 10/5 हो जाएगा। तो कट 5 दूना 10, तो हम लोग का 2 आंसर आ जाएगा, यानी 2 डायप्टर आंसर आ जाएगा। अब हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है, यानी जो हम लोग का उत्तल लेंस होता है उसकी हमेशा फोकस दूरी होती है, तो प्लस भी, इसका मतलब होता है धनात्मक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है। तो लेंस का आवर्धन m किसके बराबर होता है, तो ये होता है v/u के बराबर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता, यानी कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि लेंस बनाने में हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं। तो जल को करते हैं, कांच का भी उपयोग होता है और प्लास्टिक का भी उपयोग होता है, लेकिन ये मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, sin i/sin r। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है। तो जो हम लोग का तालाब की तली है कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कांच के प्रिज्म में कितने सतह या फलक होता है, यानी जो हम लोग का कांच का प्रिज्म होता है उसमें कितनी सतह या फलक होती है, तो 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 78 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 डायप्टर यानी 1d उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 79 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 2d यानी डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर निकालना है, यानी क्षमता दिया हुआ है 2, तो हम लोग को फोकस स्थानांतरण निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है यानी P बराबर 1/f हम लोग पढ़े थे लोग, और हम लोग का जो आंसर दिया वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो P का मान कितना दिया हुआ है 2, तो हम लोग 2 लिख देंगे और 1 की जगह पर 100 लिखेंगे और f लिखेंगे। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा 2f हो जाएगा, यानी f जो भागा में बराबर को उधर भेजे तो गुणा में 2/f ये 100 हो जाएगा, और ये 2 जो है गुणा में है तो बराबर को उधर जाएगा तो भाग में, तो 100/2
2 हो जाएगा, कट जाएगा, तो हम लोग का आंसर कितना जाएगा, 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो कितनी होगी, तो 1 डायप्टर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो कोई अवतल दर्पण है, उसकी वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि दर्पण में परावर्तन के बाद किरण मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से होकर गुजरते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं। तो उससे हम यानी दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण में यदि वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थिर हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। यानी जो हम लोग का अवतल दर्पण में जो वस्तु है वो कहाँ रखा हो, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है वो हम लोग का आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 84 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किस दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है। तो यानी किस दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है, तो अवतल दर्पण में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 85 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये दिया हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये सही है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये भी सही है। और ये है समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 होता है, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है कि उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है, तो ये गलत है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश तरंग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यानी जो हम लोग का प्रकाश तरंग है वो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 87 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लेंस बनाने के लिए कांच का चुनाव करते समय मुख्य रूप से किस गुण का ध्यान दिया जाता है। यानी जो हम लोग लेंस बनाने के लिए कांच का हम लोग चुनाव करते हैं तो मुख्य रूप से किस गुण का हम लोग ध्यान दिया जाता है। तो हम लोग ध्यान देते हैं कि कांच का अपवर्तनांक और उसकी पारदर्शिता पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 को देखेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की तुलना में कैसा होता है। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम की तुलना में अधिक होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो यह इस क्रिया को हम लोग कहते हैं, यानी प्रकाश की किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस क्रिया को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 को देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R हो तो प्रकाश किरण का विचलन कोण का मान होगा। यानी हम लोग का आपतन कोण दिया हुआ है और अपवर्तन कोण दिया हुआ है और पूछ रहा है कि प्रकाश किरण का विचलन कोण का मान क्या होगा। तो इसका आंसर होगा I माइनस R। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि ऑप्टिक फाइबर प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी जो हम लोग का ऑप्टिक फाइबर है वो प्रकाश के किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो वो कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि हीरे के अत्यधिक चमकने का मुख्य भौतिक कारण क्या है। यानी हीरा जो है वो अत्यधिक चमकता है, इसका मुख्य भौतिक कारक क्या है, तो उसका उच्च
अपवर्तनांक और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना, इसलिए हीरा जो है बहुत ज़्यादा चमकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी पतले लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी निकालना है। यानी इसमें क्या दिया हुआ है, लेंस की क्षमता दिया हुआ है और इसकी फोकस दूरी निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं बनाएंगे। इसका हम फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे कि जो P बराबर होता है वो 1/f होता है। इसी पे बैठा करके आप बनाइएगा, और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में निकाल करके आप बना दीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां मानी जाती है। यानी चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां मानी जाती है। तो क्या मानी जाती है, तो धनात्मक मानी जाती है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 95 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि लेंस की क्षमता का मात्रक प्रति मीटर को अन्य किस प्रचलित मान से जाना जाता है। तो हम लोग और किस नाम से जानते हैं लेंस की क्षमता को, तो हम लोग मापते हैं मात्रक, तो डायोप्टर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित यानी बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। यानी किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाना हो तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है, तो हम लोग केवल अवतल दर्पण से हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है, तो 1 से थोड़ा अधिक होता है, यानी 1.003 लगभग होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 98 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि अपवर्तन के कारण तैरने वाले तालाब की वास्तविक गहराई उसकी आभासी गहराई से क्या होती है, तो अधिक होती है। यानी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि अपवर्तन के कारण तैरने वाले तालाब की वास्तविक गहराई, यानी वास्तविक गहराई जो होती है उसकी आभासी गहराई से क्या होती है, अधिक होती है। यानी हम लोग अपवर्तन के कारण देखते हैं तो हम लोग आंखों से देखते हैं तो लगता है कि इसमें कम पानी है, लेकिन वही जब तालाब में अंदर जाते हैं तो लगता है कि ज़्यादा पानी है। तो किसका कारण है, तो अपवर्तन के कारण होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 99 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर सचमुच आकर मिलती है, यह किस दर्पण में होता है। तो यह किस दर्पण में होता है, तो ये होता है अवतल दर्पण में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 को देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी उत्तल लेंस का आधा भाग मिट्टी या काले कागज से ढक दिया जाए तो क्या वह किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा। यानी इसमें बताया जा रहा है कि उत्तल लेंस है, उसको इसके आधे भाग को हम लोग मिट्टी या काले कागज से हम लोग ढक देते हैं तो उसका प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब पूरा बनेगा लेकिन किसी तीव्रता कम हो जाएगी, उसकी जो तीव्रता है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली अगली वीडियो पार्ट 3 आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और हम जिस पीडीएफ से पढ़ा रहे हैं वो पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं उसमें पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करते हैं, तो आप सभी को आसानी से मिल जाए। और हमारे ये इंस्टाग्राम आईडी है, इससे भी आप लोग फ्लो कर सकते हैं। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो का लिंक भेजें, ताकि आपके दोस्त भी एग्जाम की तैयारी कर पाए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और इसके बाद हम लोग पार्ट 2 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव को हम लोग पढ़ेंगे लोग। धन्यवाद, जय हिंद।